नमस्कार, मैं नागेंद्र सिंह, लेक्चरर अप्लाइड केमिस्ट्री, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज हम फर्स्ट सेम के चैप्टर कोरोजन को पढ़ेंगे, संक्षारण के बारे में डिस्कस करेंगे। जब धातु ऑक्सीकृत होती है तो धात्विक उत्पादों में बदल जाती है। ये धात्विक उत्पाद सामान्यतः ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फोनेट होते हैं। धातु का धात्विक उत्पादों में बदलना और ये जो प्रक्रिया होती है वो ऑक्सीकरण द्वारा संपन्न होती है और ये पूरी प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई धातु ऑक्सीकृत होकर धात्विक उत्पाद जैसे ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फोनेट में बदल जाती है तो यह जो पूरी प्रक्रिया है वो संक्षारण कहलाती है। आपको ध्यान हो तो जो धात्विक उत्पाद होते हैं, धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के कार्बोनेट होते हैं, धातु के सल्फोनेट होते हैं, उनका अपचयन करके धातु कर्म के द्वारा हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो संक्षारण होता है वो धातु कर्म मेटलर्जी का जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। संक्षारण होने के लिए वायुमंडल में नमी, वायुमंडलीय गैसें और धातु में जो अशुद्धियाँ होती हैं, धूल मिट्टी के कण होते हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी धातु कब संक्षारित होगी। वो तभी संक्षारित हो पाती है जब नमी हो, वायुमंडलीय गैसें उसके संपर्क में आए, धातु में कोई अशुद्धि हो या धूल मिट्टी धातु की सतह पर जमी हुई हो, तो उसमें संक्षारण होगा। धातु संक्षारित हो जाएगी, संक्षारित होकर धातु के ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फोनेट में बदल जाएगी। अब हम संक्षारण के सिद्धांत पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कोरोजन। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है अम्लीय सिद्धांत, एसिड थ्योरी, इसको रस्टिंग भी कहते हैं। लोहे पर नमी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जो जंग लगती है उसको रस्टिंग कहते हैं। इस प्रकार के संक्षारण में एसिड की उपस्थिति उत्प्रेरक की तरह कार्य करती है। लोहा संक्षारित होकर लाल भूरे रंग का पदार्थ बनाता है जिसे रस्ट कहते हैं। आपने देखा होगा जब लोहा लंबे समय तक खुले वातावरण में पड़ा रहता है और वायुमंडल में नमी होती है, ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इन तीनों की उपस्थिति में लोहे की सतह पर लाल भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। ये जो लाल भूरे रंग की पदार्थ की परत होती है वो रस्ट कहलाता है, जंग कहलाती है, और इससे लोहे की जो सतह होती है वो संक्षारित होती रहती है। लोहे की जो सतह पर संक्षारण होता है उस दौरान जो रिएक्शन होती है, अभिक्रियाएँ होती है, वो इस प्रकार है। आयरन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड व नमी के साथ रिएक्शन करता है और फेरस बाई कार्बोनेट में बदल जाता है। फेरस बाई कार्बोनेट फिर से वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और फेरिक में बदल जाता है, Fe+3 अवस्था में आ जाता है और ये फेरिक अवस्था में नमी के साथ रिएक्शन करता है, H2 के साथ रिएक्शन करता है और फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का हल्थराइस बना लेता है और ये FeOH का हल्थराइस दो मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर Fe2O3.3H2O, जिसे हम रस्ट कहते हैं, लाल भूरे रंग का ये पदार्थ होता है, ये बना लेता है। इस तरह से लोहा जो शुद्ध आयरन होता है, Fe होता है, वो आयरन ऑक्साइड Fe2O3.3H2O में बदल जाता है। तो आपने देखा कि धातु के ऑक्साइड में बदलना, और उसमें आप देख रहे शुद्ध धातु में आयरन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो शून्य होती है, लेकिन जो इसका धातु ऑक्साइड है उसमें ऑक्सीकरण अवस्था बदल गई है। आप देखिए Fe2O3 में ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से धातु का ऑक्सीकरण हुआ है और इस तरह ऑक्सीकृत होकर धातु संक्षारित होती रहती है और धीरे धीरे
संपूर्ण धातु नष्ट हो जाती है और धात्विक उत्पादों में बदल जाती है। संक्षारण का शुष्क रासायनिक सिद्धांत, ड्राई कोरोजन, या इसको हम कह सकते हैं डायरेक्ट केमिकल कोरोजन। जब धातु का संक्षारण वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों द्वारा नमी की अनुपस्थिति में होता हो, तब इस प्रकार के संक्षारण को ड्राई कोरोजन या डायरेक्ट केमिकल कोरोजन कहते हैं। इस प्रकार के संक्षारण में वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, क्लोरीन, SO2, CO2 आदि गैसें धातु के साथ रिएक्शन करती हैं और धात्विक उत्पाद बनाती हैं। यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो धातु का ऑक्सीजन ऑक्सीकरण करती है और ऑक्सीकरण के पश्चात धातु को धात्विक ऑक्साइड में बदल देती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ऑक्सीजन धातु के संपर्क में रहती है। धातु ऑक्सीजन से संचारित होकर धात्विक ऑक्साइड में बदलती रहती है। अब ऐसी अवस्था हो सकती है कि ये जो धातु ऑक्साइड है ये सतह पर ही जमा रहे या सतह से हट जाए। यदि सतह से हट जाता है तो ऑक्सीजन फिर से धातु के संपर्क में आके पुनः संचारित करती है और यह प्रक्रिया जब तक चलती है जब तक कि ऑक्सीजन धातु के संपर्क में रहती है। अब हम इसे रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। आप देखिए, जो मेटल होती है वो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर मेटल धनायन बनाती है और ये जो त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन हैं ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेता है, ऑक्सीजन इसको ग्रहण कर लेता है और ऑक्सीजन पर ऋण आवेश आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह से आप देखेंगे कि मेटल प्लस में बदल गया और ऑक्सीजन ऑक्साइड में बदल गया, O-2 में बदल गया और ये मेटल और O-2 आपस में मिलकर मेटल का ऑक्साइड बना लेते हैं। तो इस तरह से ये शुष्क रासायनिक सिद्धांत, शुष्क रासायनिक थ्योरी में आप देखेंगे कि वायुमंडलीय गैसें बगैर किसी नमी के सीधे मेटल से रिएक्शन करती है और मेटल के ऑक्साइड में बदल देती है। यदि संक्षारण उत्पाद जो धात्विक ऑक्साइड जो बना है वो वाष्पशील है, यदि वो वाष्पशील है तो संक्षारण की जो प्रक्रिया है वो तीव्र गति से होगी, क्योंकि जब संक्षारित उत्पाद वेपर में बदलने योग्य होता है तो वेपर में बदल जाएगा और धातु पुनः ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगी और ये ऑक्सीजन फिर से उस मेटल का संक्षारण करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो संक्षारण की प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ हो जाती है और इसका जो उदाहरण है वो मोलिब्डेनम ऑक्साइड है। कुछ धात्विक ऑक्साइड अस्थायी होते हैं जो पुनः धातु व ऑक्सीजन में अपघटित हो जाते हैं। इस प्रकार की धातुओं का संक्षारण नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ धातुएं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके धात्विक ऑक्साइड तो बनाती हैं, लेकिन ये धात्विक ऑक्साइड अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है, जो पुनः टूटकर धातु व ऑक्सीजन में बदल जाता है। इस तरह से हमें जो धातुक ऑक्साइड था उससे पुनः शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार इन धातुओं का संक्षारण नहीं होता है। इसमें जो धातु है, इस प्रकार की जो धातुएं होती हैं वो सोना, चांदी और प्लेटिनम होता है। आपने देखा होगा सोने को कभी जंग नहीं लगती है, सोने का कभी कोरोजन नहीं होता, चांदी का, प्लेटिनम का कोई कोरोजन नहीं होता है, क्योंकि जो इनका धात्विक ऑक्साइड है वो अनस्टेबल होता है और वो पुनः अपघटित होकर धातु और ऑक्सीजन में बदल जाता है। क्षार और क्षारीय मृदा धातु के जो ऑक्साइड होते हैं उनका जो आयतन होता है वो धातु की तुलना में कम होता है और धातु की तुलना में कम होने के कारण ये जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, ये धात्विक ऑक्साइड धातु की सतह पर छिद्रमय परत बनाते हैं, जिससे ऑक्सीजन धातु की सतह के आसानी से संपर्क में आ जाती है और ऐसे में संक्षारण चलता रहता है। आप इसे समझिए कि जो क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु होती हैं, जो इनके ऑक्साइड होते हैं
उन ऑक्साइड का जो आयतन होता है वो मूल धातु की तुलना में कम होता है। अब आप सोचिए, धातु की सतह पर धातु ऑक्साइड बन गया और उसका जो आयतन है वो मूल धातु की तुलना में कम है, तो ऐसे में वो कम आकार में अपने आप को समेट लेता है। जब अपने आप को कम आकार में समेटता है तो जो बचा हुआ शेष स्थान होता है उस पर छिद्र बन जाते हैं और इन छिद्रों के माध्यम से ऑक्सीजन पुनः धातु के संपर्क में आ जाता है और फिर से वो धातु को संचारित करता रहता है। कुछ धातुओं के ऑक्साइड का आयतन मूल धातु के तुलना में अधिक होने के कारण धातु की सतह पर मोटी धातु ऑक्साइड की परत जम जाती है। इसके कारण ऑक्सीजन धातु के संपर्क में नहीं आ पाती और धातु संचारण से बची रहती है। तो कॉपर, लेड और टिन जो ऐसी धातु हैं जो इनके ऑक्साइड होते हैं, उनका जो वॉल्यूम होता है वो इन मेटल्स की तुलना में अधिक होता है। इसीलिए जिस स्थान पर ऑक्सीजन के द्वारा कोरोजन किया जाएगा तो जो ऑक्साइड बनेगा उस स्थान को तो कवर करेगा ही, साथ साथ आसपास के स्थान को भी ढक लेता है। इस कारण ऑक्सीजन धातु के संपर्क में नहीं आ पाती और फिर संचारण आगे रुक जाता है। तो इसका मतलब है कि इस प्रकार की धातु में केवल एक बार ही संचारण होता है और एक बार संचारण होने के पश्चात आगे संचारण नहीं हो पाता है। अब इसे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। आप देखिए, पहली कंडीशन में ऑक्सीजन जब मेटल के संपर्क में आती है तो वाष्पशील धातु ऑक्साइड बनाती है। ये वाष्पशील धातु ऑक्साइड मेटल सरफेस को छोड़ देता है और मेटल सरफेस एकदम ओपन हो जाती है, खुली हो जाती है और ये मेटल सरफेस सीधे वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती है और ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन इस मेटल को पुनः संचारित करती है। तो इस तरह का संचारण जब तक चलता रहता है जब तक कि पूर्णतः धातु संचारित नहीं हो जाए, पूर्णतः खत्म नहीं हो जाए। दूसरी स्थिति में देखिए कि जब धातु का जो ऑक्साइड है उसका जो आयतन होता है वो मूल धातु की तुलना में कम होता है, तो आप देखेंगे कि धातु की सतह पर छिद्र बन जाते हैं और इन छिद्रों के माध्यम से ऑक्सीजन पुनः धातु के संपर्क में आती है और धातु को पुनः संचारित करती रहती है। आप तीसरी अवस्था देखिए, जो ऑक्सीजन है, वायु की जो ऑक्सीजन है वो धातु के संपर्क में आती है और जो धातु ऑक्साइड होता है वो उसका वॉल्यूम मूल धातु की तुलना में अधिक होता है, जिससे वो धातु की सतह पर स्थायी और एक तरह से मोटी परत बना लेती है, जिससे धातु पूरी तरह से ढक जाती है और जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है वो धातु के संपर्क में नहीं आ पाती। इस तरह से धातु का आगे संचारण नहीं होता है। अब हम जो तीसरा सिद्धांत है वो पढ़ेंगे, संचारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। इसको हम नम संचारण भी कहते हैं। देखिए, संचारण का जो विद्युत रासायनिक सिद्धांत है इसके लिए हमको विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति में धातु का ऑक्सीकरण और अपचयन द्वारा संचारण करवाना होता है। यानी इस प्रकार के संचारण में विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति भी आवश्यक है और विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति के साथ साथ धातु का ऑक्सीकरण व अपचयन भी होना आवश्यक है। इस संचारण को होने के लिए निम्न शर्तें आवश्यक हैं। धातु विद्युत अपघट्ट के संपर्क में आए और धातु की सतह पर विभवांतर उत्पन्न हो जाए, यानी कैथोड व एनोड क्षेत्र बन जाए और कैथोड व एनोड के क्षेत्र बनेंगे तो उनके मध्य में दिष्ट धारा का प्रवाह भी होना आवश्यक है। और जब धातु की सतह पर कैथोड व एनोड बन जाते हैं तो दिष्ट धारा प्रवाहित होती है, तो ऐसे में उनके मध्य में जो रिएक्शन होती है वो कैथोड व एनोड पर अलग अलग होती है। एनोड पर अभिक्रिया, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है और धातु आयन के रूप में विलयन में घुलकर संचारित होती रहती है। एनोड पर धातु का संचारण होता है, एनोड पर जो धातु होती है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धातु आयन के रूप में विलयन में चली जाती है। देखिए आप, मेटल प्लस व इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देता है एनोड पर। इस तरह से आप देखिए आयरन के केस में देखें तो आयरन Fe+2 और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देता है एनोड पर। तो इस तरह से जो धातु शुद्ध अवस्था में था अब वो आयन अवस्था में आ गया है। कैथोड पर अभिक्रिया देखें, कैथोड पर एनोड द्वारा जो त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है
आपको पता है कि कैथोड व एनोड के मध्य में दिष्ट धारा प्रवाहित हो रही है। एनोड के त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन कैथोड पर चले जाते हैं और कैथोड पर जो एनोड द्वारा त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन है वो पहुंचने से कैथोड पर अपचयन होता है और कैथोड पर अपचयन होने के कारण कैथोड पर संक्षारण नहीं होता है, क्योंकि संक्षारण केवल ऑक्सीकरण के माध्यम से होता है और विद्युत रासायनिक सिद्धांत में अपचयन व ऑक्सीकरण दोनों होते हैं। तो ऑक्सीकरण में संक्षारण होता है और ऑक्सीकरण एनोड पर होता है और कैथोड पर केवल अपचयन होता है। तो हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि कैथोड पर अपचयन होने के कारण संक्षारण नहीं होता है। अब आप देखेंगे कि कैथोड पर अभिक्रियाएं क्या होती हैं। यदि अम्लीय माध्यम होगा तो अम्लीय माध्यम होने के कारण जो प्रोटॉन होता है वो इन दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, ग्रहण कर लेता है और H2 गैस रिलीज करता है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विद्युत रासायनिक सिद्धांत के अनुसार कैथोड पर यदि माध्यम अम्लीय है तो कौन सी गैस निकलेगी, या आप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है, या पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन गैस कहाँ निकलती है। यदि माध्यम क्षारीय या उदासीन है तो ऐसी अवस्था में O2 और H2O के साथ मिलकर ये 4 इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करते हैं और 4 OH- आयन बनाते हैं। ये 4 OH- आयन मेटल आयन के साथ मिलकर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। विद्युत रासायनिक सिद्धांत को हमने कई भागों में डिवाइड किया है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।